लाओन सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा जगती कैंप में रखी गई सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ की आधारशिला, J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया गया 2 रोजा पंजाबी लेखक सम्मेलन का आयोजन, जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी ने सब डिवीजन पाडर के लोगों की समस्याओं को किया उजागर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिला उधमपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तहसील मोंगरी में रहने वाले लोगों की परेशानियों को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा, और श्रोताओं नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कर्मचारी वर्ग और पेंशन भोगियों की मुश्किलात को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों की अहमियत और जरूरत पिछले 5 सालों में इसलिए भी अधिक रही क्योंकि प्रदेश में लोगों द्वारा चुनी हुई विधानसभा या सरकार नहीं थी। फिर भी 2019 का वर्ष प्रदेश के इतिहास में अति महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि नगर निकायों के चुनाव हुए और नगरों कस्बों में नगरवासियों की जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान दिया जाने लगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रदेश के ग्रामवासियों को मिली। वैसे भी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की पूर्ण पंचायत व्यवस्था पहली बार वजूद में आई। ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी बढ़ी और लोगों की आस उम्मीदों के अनुरूप विकास के कार्य हुए। बस लोगों के पास एक विश्वासजनक विकल्प ये रहा कि उनके द्वारा चुने हुए पंचायती सदस्य उनके हितों के संरक्षक हैं। इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं हो सकती कि स्थानीय निकाय लोकतंत्र की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। देश भर में जहां जहां भी पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ है, वहां वहां खुशहाली है। खुशहाली की तरफ हमारा प्रदेश भी बढ़ा और लोगों को यकीन हुआ कि वे विकास की बहारें देख रहे हैं। मगर हुआ ये भी कि नगर निकायों का तथा ग्राम पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया और नए चुनाव नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके, इस सवाल का विश्लेषण करना हमारा काम नहीं, मगर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कारण कुछ भी रहे हों, मगर प्रभावित तो जनता ही होती है। गौरतलब है कि शहरों और गांवों के हालात में बहुत फर्क होता है। प्रदेश में 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को मिलाकर 77 अर्बन लोकल बॉडीज हैं और प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 4291 है और बीडीसीज की संख्या 310 है। जाहिर है कि नगर निकायों में अर्बन लोकल बॉडीज का कामकाज एडमिनिस्ट्रेटर चला लेंगे, लोग भी उन तक अपनी शिकायतें पहुंचा लेंगे, मगर इतने बड़े प्रदेश की 4000 से ज्यादा पंचायतों की गहराई से देखभाल कर पाना शायद अधिकारियों के लिए भी मुश्किल हो। बजट प्लान तैयार करने की भागीदारी और फिर केपेक्स बजट का प्रबंधन भी तो पंचायतों के पास था। हमारा मकसद नगरों और ग्रामों की जन समस्याओं की कम या ज्यादा करके आंकना नहीं, बल्कि एक तलख हकीकत की तरफ संकेत करना है कि गांव और नगरों के हालात में फर्क होता है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अर्बन लोकल बॉडीज के भी और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी यथाशीघ्र हो जाएंगे ताकि लोगों का विश्वास जो विगत वर्षों में ऊंचा रहा वो उसी प्रकार बरकरार रहे। श्रोताओं, 2 रोज पहले जगती कैंप में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ की आधारशिला रखी गई। इस संदर्भ में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, जगती कैंप के सिंथेटिक टर्फ तथा फुटबॉल स्टेडियम के शिलान्यास की मैं सभी युवाओं को विशेष रूप से और नागरिकों को तथा फुटबॉल के खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों दोनों के लिए ये एक अविस्मरणीय अवसर है। सुविधाएं जब बढ़ती हैं, संसाधनों का जब विकास होता है, तब स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों का और समाज का मनोबल बढ़ता है कि ये परियोजना
9 महीने में बन करके पूरी तरह तैयार हो जाएगी। जो लोग भी परियोजना के निर्माण से जुड़े हैं, उनसे मेरी अपेक्षा होगी कि ये सार्वजनिक रूप से बात कही गई है 9 महीने में काम पूरा होगा, तो आप ये सुनिश्चित करें कि काम 9 महीने में पूरा हो जाए। साइड में लेफ्ट साइड में बनाया जाएगा आउटडोर जिम, पार्क के बगल में बनाने की योजना है, और क्रिकेट स्टेडियम विद ऑल फैसिलिटीज ये भी यहाँ निर्मित किया जाएगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश की आस्था प्रबल हुई है, उस पर अपने विश्वास को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कश्मीरी पंडित समुदाय के युवाओं ने विस्थापन के पश्चात अकल्पनीय, अकथनीय संघर्ष झेला है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के मार्ग से कभी विमुख नहीं हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी ने कहा, जैसे आप सभी ने सुना कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसमें इंस्ट्रक्शंस दी, और जेके बैंक, तो मैंने अभी आज मेरा सेकेंडरी डे है यहाँ पे, तो मैं सभी लोगों को आश्वासन दिया कि जो गवर्नर साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दी, एलजी साहब ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने, तो उसके हिसाब से हम ये जितने भी यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट जितनी जल्द हो सकता है विद इन दिस मंथ हम के जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो हम फौरी तौर उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर फर्स्ट इंटरेक्शन है लोगों के साथ, मैं इनके मसाइल जितने भी हैं उनको सुनूंगा और पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी जेन्युइन मसले हैं जल्द से जल्द हम पूरी टीम इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ हम इसको हासिल करेंगे। जेके बैंक को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जितने भी यूथ यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है उनको फौरी तौर पर इसमें बेनिफिट मिलेगा, और फर्दर उसके अलावा जितने और लोग और बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सारे बच्चे, मैं तो यहाँ सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपना रोजगार और आगे 10 और लोगों को रोजगार दे दें। जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 2 रोजा पंजाबी लेखक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए शिराजा संपादक भूपिंदर सिंह पारस ने बताया, विषय है 2 रोजा पंजाबी कॉन्फ्रेंस समकाली पंजाबी साहित्य जम्मू कश्मीर वगैरह 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 तक, जिस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ यूनिवर्सिटी लेवल तक जिन्ने भी साढ़े बैठे हैं स्कॉलर उन्होंने तक पहल करें कि साढ़े इस साहित्य में पढ़ के अपनी जी आलोचना वो करके सानू दसन कि जो जम्मू कश्मीर के पंजाबी साहित्य रचिया जा रहा है इसका कितना अमल पै रहे हैं, और आने वाले समय में असीं यही चाहते हैं कि साढ़े नाल नवे जिहड़े युवा स्कॉलर ने वो जुड़े रहन, इस जिन्ने भी पेपर होंगे जिहदी गलबात होएगी इसका एक निचोड़ सामने आएगा कि असीं जम्मू कश्मीर में रह के कितना को पंजाबी के बारे सोच रहे हैं, गल कर रहे हैं, लिटरेचर बारे, साहित्य बारे, भाषा बारे और चुनौतियां जिहड़ियां सुझाव ने इन्हां चीज़ों को लैके असीं 2 रोजा जिहड़ी अज सैमीनार रखिया सी, लेखक सैमीनार, इसके ऊपर सारियां गल्लां होणगीਆਂ। इस अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, इसमें सारे जितने भी हमारी पंजाबी भाषा के एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारी पोइट्री है, चाहे हमारी प्रोज है, चाहे हमारे कोई रिसर्च पेपर्स हैं, वो सारे इसमें जो हैं हमारे अलग अलग जो हैं ऑथर्स होंगे, राइटर्स होंगे, पोइट होंगे, वो प्रेजेंट करेंगे। एक हमारी एग्जीबिशन भी लगी है जो पंजाबी की हमारी पब्लिकेशंस हैं अकेडमी की तरफ से, और इसमें मोनोग्राफ्स भी हैं, हमारा जो शिराजा की पब्लिकेशन भी हैं, और हमारे जो रिसर्च पेपर्स और कहानियाँ, पोइट्री, सब चीज़ इसमें है। पंजाबी भाषा को हमारी अकेडमी की तरफ से जो इम्पोर्टेंस और जो महत्व देना चाहिए उसको पूरा कोशिश की जा रही है देने के लिए। अभी जो हमारी नई पब्लिकेशंस है उनको हम ऑनलाइन मीडिया पर भी कर रहे हैं, ताकि यूथ जो आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया और ऑनलाइन ही होता है वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके। यूथ को बिल्कुल इससे बेनिफिट इस तरह से होगा कि जब वो अपनी भाषा जो है उसको पढ़ेंगे और उसके अलग अलग डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स जो उसके चाहे प्रोज है, चाहे उसकी कोई रिसर्च है कि भाई ये भाषा की ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, तो उससे उनमें अवेयरनेस आएगी भाषा की इम्पोर्टेंस के बारे में। और भाषा की बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से पैदा हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो भाषा के साथ लिंक होती हैं, उनकी भी उनको इम्पोर्टेंस और महत्व का पता लगेगा।
जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने सब डिवीजन पाडर के लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, 2 फरवरी को जो बर्फबारी हुई तकरीबन पाडर के यहाँ पहाड़ी एरियाज में 2 से 2.5 फुट बर्फ जो है मचेल, गंधारी और किदरू सजार में बर्फ पड़ी। मेरी गुजारिश है कि बर्फबारी का होना तो बहुत जरूरी था, लेकिन सरकार ने पाडर में मचेल में एक सोलर प्लांट लगाया हुआ था ताकि इन सर्दियों के मौसम में यहाँ पर उस सोलर के जरिए से बिजली मिल सके। लेकिन जरूरत ये पड़ी कि फिर से वही हाल हुआ कि जैसे ही थोड़ी सी बर्फ पड़ी तो मचेल, चिशोती, हमूरी, हांगो, हलोती, सुनचाम तक जो है लोग आज 10 दिनों से गुप अंधेरे में बैठे हुए हैं। इसी तरह मैं बात कहूँ कि यहाँ पर जो सोलर प्लांट लगाए गए थे, इन्हीं मौसमों के लिए सोलर प्लांट लगाए गए थे ताकि जब भी कहीं बर्फबारी हो तो ये बिजली जो है ये कट जाती है तो सोलर के जरिए से इन पंचायतों में गंधारी, मचेल, ये जो किदरू सजार वगैरह, ये जो कपन चुटो उनगाई है, इन एरियाज को लाइट मिल सके। लेकिन वो वाला सिस्टम भी सरकार का जो है वो मतलब कामयाब नहीं रहा। इसी तरह बात कहूँ कि यहाँ पाडर में लोगों ने इस साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो है काम किया। यहाँ पर एमजी नरेगा की बात कहूँ तो लोगों ने दिल खोल कर इस बार जो है अपने जो है 100 दिन का रोजगार के लिए काम किए। यहाँ पुलों का, सड़कों का जो काम किया, लेकिन आज अभी 3 महीने हो गए हैं, लोगों को जो है वो पैसा अभी तक भी नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ इन महीनों में जो है लोकल त्योहार होते हैं, लोग इसलिए मजदूरी करते हैं ताकि उनको जो है टाइम पर पैसा मिल सके, लेकिन अभी तक भी वो पैसा नहीं मिल पाया। मेरी रियासती सरकार से और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से गुजारिश है कि आप ये कमिश्नर शक्ति रूरल डेवलपमेंट से गुजारिश करें कि क्या वजह है कि लोगों ने एमजी नरेगा में काम किया, अभी तक भी इनके वेजेस, इनको मजदूरी जो है नहीं मिल पा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से ज्यादा जो हमारे वर्कर्स हैं, जिनमें तमाम हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, तमाम युवा नेता, जो कि 10,000 से ऊपर की संख्या में जम्मू कश्मीर के अंदर गांव गांव चलो अभियान में भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान जो कि 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में लिया गया है, इस अभियान में ये गांव गांव चलो अभियान इन चुनावों की दृष्टि से, जो कि गांव गांव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो लाभकारी योजनाएं हैं जिससे आम लोगों को फायदा हुआ है, इसका जिक्र आम लोगों के साथ करेंगे और हर गांव में और हर शहर के पोलिंग बूथ में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आम लोगों के साथ जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में काम किए उसका जिक्र करेंगे और आम लोगों के साथ, आवाम के साथ सीधा मुखातिब होंगे ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो और ये अभियान जम्मू रीजन के साथ साथ वादिये कश्मीर के 10 जिलों में गांव गांव चलो अभियान, शहर के वार्ड वार्ड चलो अभियान जो है वो उसमें शामिल है कि जम्मू कश्मीर में 5 यात्राएं निकालने की भी योजना है। जम्मू में एक बड़ी रैली जिसमें हमारी कोशिश है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का आगमन हो। इस प्रकार की बड़ी विजय संकल्प यात्रा की भी योजना जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
जिला उधमपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता संतोख सिंह ने तहसील मोंगरी में रहने वाले लोगों की परेशानियों को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, हम गवर्नमेंट की एक ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि खासकर हमारे जो गाँव के दूर दराज के एरिए हैं वहाँ रोड और डिस्पेंसरी तो बनी है, कई जगहों पर स्ट्रक्चर बने हैं, कई जगहों पर ऐसे पड़ी है, लेकिन जो अब हम शहरों के हॉस्पिटलों में पहुंचे वहाँ देखते हैं इतना करोड़, तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो गाँव के होते हैं। क्यों? कुछ गाँव के एरिया ऐसे हैं जहाँ फर्स्ट एड भी नहीं बंदे को मिलता। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि खासकर जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी गाँव हैं, जहाँ एक एक दिन का पैदल सफर भी है, वहाँ लोग बड़ी मुसीबत में रहते हैं। खासकर जैसे लेट बर्फ पड़ी, अगर किसी को दवाई चाहिए, कोई बीमार हो गया तो कोई मंजे पे उठा के ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है। तो गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कम से कम भी उसकी ओर ध्यान दिया जाए। दूसरा रहा रोड का। देखो, अगर एक बंदा 10 किलोमीटर पैदल चल के रोड पर पहुंचता है और फिर वो 10 मिनट, इतना बीमार पहले नहीं होता जितना वो गाड़ियां खड्डों में पड़ती हैं और खड्डों में से गुजरती हैं तो जितनी तकलीफ उनको होती है। तो मैं इनके लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम भी गवर्नमेंट जो है रोड की हम प्रायोरिटी पहले भी मांगते आए हैं और आज भी आपके माध्यम से यही आवाज उठाएंगे। दूसरा रहा हमारा बिजली का इशू। बिजली का एक ऐसा इशू है कि ठीक है, बिजली कट तो है, किराए बढ़ गए हैं। किराए में हमें ये समझ नहीं आई कि जो किराए के हमारे बिल काट रहे हैं वो पर यूनिट काट रहे हैं, पर किलोवाट काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं। बहुत से पिछवाड़ा इलाके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत सारे एरिया ब्लैंक भी है मेरे पहाड़ी एरिया में। तो उन लोगों को ये नहीं समझ आता जो किराया आप ले रहे हो किस हिसाब से ले रहे हो। किसी के बेचारे के एक बल्ब है उसका भी उतना, और किसी के 6 बल्ब है उसका भी उतना। तो मैं गवर्नमेंट की तवज्जो देना चाहता हूँ, इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि कम से कम भी जो गरीब लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास बेचारे उनके पास कोई साधन नहीं है, तो उनकी ओर ध्यान दिया जाए। और श्रोताओं, नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने कर्मचारी वर्ग और पेंशन भोगियों की मुश्किलात को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के साथ साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हक में 5% महंगाई भत्ते की किस्त तय हो गई है। लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगी खासे परेशान हैं। अब जबकि ये महंगाई भत्ते की किस्त तय हो गई है, अब सरकार को इस किस्त को जारी करने बारे जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए ताकि कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगियों को इस लगातार बढ़ती हुई महंगाई से कुछ राहत मिल सके। कोरोना काल के दौरान कर्मचारी वर्ग ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए इस महामारी पर विजय प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया था। अब जबकि कोरोना महामारी पर अंकुश लग गया है, लेकिन उस समय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों का 18 महीने का डीए का एरियर अकारण रोक लिया गया था। अब जबकि देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार मजबूत होती जा रही है, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने सदन के पटल पर जब बजट को प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था देश का आर्थिक विकास लगातार अग्रसर होता जा रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, आपसे मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि 18 महीने के बकाया एरियर को जारी करके कर्मचारियों का रोका हुआ बकाया जारी कर देने बारे भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, दोनों मुद्दों के ऊपर सरकार फैसला लेकर कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगियों को राहत पहुंचाएगी। दिहाड़ीदारों को बजट को लेकर काफी आशाएं थी। लगभग 3 दशकों से काम कर रहे दिहाड़ीदारों की स्थिति आज भी दयनीय है। ना तो इन दिहाड़ीदारों को स्थायी बनाया जा रहा है और ना ही इनको समय पर वेतन मिल पा रहा है, जिसके कारण ये दिहाड़ीदारों का भविष्य अधर में लटकता जा रहा है। मुझे आशा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले दिहाड़ीदारों के साथ किए गए वायदों को भी सरकार को पूरा कर देना चाहिए ताकि दिहाड़ीदारों को जो लगातार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनसे भी उनको उभारने में मदद मिल सके। आज भी पिछले 3 दशकों से कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को मात्र 300 रुपया चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है, जो लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण उन्हें अपना इलाज करवाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उपराज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि केंद्र की तर्ज पर पेंशन भोगियों का मेडिकल अलाउंस बढ़ाकर उसे 1000 रुपया कर देना चाहिए। मुझे आशा है
कि उपराज्यपाल महोदय जी दिहाड़ीदारों तथा पेंशन भोगियों की समस्याओं की ओर ध्यान देंगे और उन्हें हल करवा कर उन्हें उसे दूर करेंगे। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं, तो सुना करते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।